गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विक्रम सिंह चौधरी, ज्योग्राफी लेक्चरर। आज आपके साथ फिर से जुड़ा हूं लाइव क्लास के। तो पिछली क्लास के अंदर अपने पहले चैप्टर जिसमें मानव भूगोल, उसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र के बारे में चर्चा की जा चुकी है, तो चैप्टर वो कंप्लीट हो गया जो शॉर्ट तरीके से अपन ने किया है। लेकिन उस चैप्टर में एग्जाम में आने वाले क्या क्या क्वेश्चन पुटअप होते हैं और जो मोस्टली जो एग्जामिनर है, जो पेपर सेटर है, जो जिन क्वेश्चनों को सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट मानता है, वो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि एक तो मानव भूगोल का अर्थ, उसकी कुछ डेफिनेशंस के अंदर सबसे ज्यादा जो मोस्टली है वो आपके सामने दो डेफिनेशन बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। और डेफिनेशन पूछने का जो तरीका है वो भी उनका कई बार चेंजेस किया जाता है। जैसे पहले या तो ऑथर का नाम दिया जाता है कि जैसे फ्रेडरिक रेडजेल की डेफिनेशन है, तो फ्रेडरिक रेडजेल की डेफिनेशन या तो नाम देके पूछेगा कि फ्रेडरिक रेडजेल ने के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा क्या है, या तो इस तरीके से पूछता है, या फिर परिभाषा देखकर ऑथर का नाम पूछा जाता है कि ये परिभाषा किस के द्वारा दी गई है। तो डेफिनेशन जिसमें आपके मानव भूगोल में एक फ्रेडरिक रेडजेल की डेफिनेशन है, एक आपके चर्चिल सैंपुल जो अमेरिका की फ्रेडरिक रेडजेल की शिष्या है उसकी डेफिनेशन है, डिकेन और पीट्स की है, एक विडाल डी लाप्लास की। ये चार डेफिनेशन आपकी बुक्स में दी हुई है पहले चैप्टर के अंदर। तो एक क्वेश्चन तो जो बनता है वो आपके डेफिनेशंस का क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ एक फ्रेडरिक रेडजेल की बुक का मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि फ्रेडरिक रेडजेल की जो बुक है वो एंथ्रोपोजोग्राफी पुस्तक उन्होंने लिखी है, जो 3 खंडों के अंदर प्रकाशित हुई, जैसे कि आपको मैंने बताया है। या तो कहता है कि फ्रेडरिक रेडजेल की पुस्तक का नाम क्या है, ये पूछा जाएगा डायरेक्ट आपसे, या फिर पुस्तक का नाम देकर कि ये किसके द्वारा लिखी गई है। तो 2 क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं, एक आपके डेफिनेशन का क्वेश्चन बनता है, एक आपके बनता है पुस्तक के लेखक कौन है। आगे बात करते हैं तो जिसमें मैंने आपको एक टॉपिक और दिया था, एक विषय क्षेत्र, जिसके अंदर आपके 6 विषय क्षेत्रों के बारे में पूछा गया। तो उसका शॉर्ट में पूछा जा सकता है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कितने हैं, किन्हीं 2 का नाम लिखिए। तो एक चीज ये भी बनता है आपका छोटा सा क्वेश्चन। इसके अलावा आपकी बुक में दे रखा है कि मानव भूगोल का विकास किस तरीके से हुआ था, जिसके अंदर 3 युग बताए थे। 3 युगों के बारे में हमने चर्चा की थी, एक प्राचीन काल है, एक मध्य काल है, एक आधुनिक काल है। तो उसके बारे में पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल में भूगोल का किस तरीके से विकास हुआ, मध्य काल में कैसे विकास हुआ और आधुनिक काल में कैसे विकास हुआ। एक छोटा क्वेश्चन यहां से पुटअप किया जा सकता है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको और बताया था कि मानव भूगोल के अंतर्गत 3 भौगोलिक विचारधाराएं सबसे ज्यादा प्रचलित हैं, जिनको सबसे ज्यादा स्टडी किया जाता है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो आपकी आती है सर्वप्रथम जब मानव आदिम अवस्था के अंदर था, जिसमें निश्चयवाद, नियतिवाद और जिसको पर्यावरणवाद कहा गया था। इसके जनक कौन है, इसके समर्थक कौन है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निश्चयवाद क्या है, इसका अर्थ बताइए, जनक कौन है। दूसरी विचारधारा संभववाद, संभववाद के जनक कौन है, शब्द किसने दिया है, संभववाद का अर्थ क्या होता है। एक क्वेश्चन यहां से पुटअप हो सकता है। एक जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट जो बनता है, जो तीसरी विचारधारा आती है नव निश्चयवाद, जिसको नव नियतिवाद या नव पर्यावरणवाद के रूप में जिसको माना गया है, वो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। रुको और जाओ सिद्धांत का नाम भी जिसको दिया गया है। तो इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि नव निश्चयवाद के जनक कौन है, या ये विचारधारा किसके द्वारा दी गई या प्रतिपादित की गई है। तो ग्रिफिथ टेलर एक नाम पूछा जाता है इनसे कि नवनिश्चयवाद विचारधारा किसकी देन है। तो आपको आंसर आना चाहिए कि ये ग्रिफिथ टेलर है। एक बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि ग्रिफिथ टेलर जो जिन्होंने नवनिश्चयवाद या रुको जाओ सिद्धांत दिया या विचारधारा दी, इनका निवास क्षेत्र या किस देश से संबंधित है, ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा था। तो उसका आंसर होगा अमेरिका से ये संबंधित है, अमेरिकन है ये भूगोलवेता। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर ये 5 से 6 छोटे छोटे क्वेश्चन जो अपने ज्योग्राफी में अगर अपन बात करें तो अपना जो सिलेबस जो डिवाइड किया हुआ है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि वो किस तरीके से है कि 100 नंबर का अपना पेपर काउंट होता है। ठीक है, 100 नंबर में से आपके देखिए जो वार्षिक का जो पेपर होता है, वार्षिक परीक्षा का जो पेपर होगा आपके
वो पेपर आता है अभी फिलहाल जो आपके पैटर्न चल रहा है उसके अनुसार 56 नंबर का। कितने नंबर का आता है? 56 नंबर का। आपके पास 44 नंबर बचे हैं, जिसमें से 30 नंबर का आपके प्रायोगिक प्रैक्टिकल होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। उसके बाद में आपके नंबर बच गए 14। जो शतरंज के नंबर होते हैं ये शतरंज, तो कुल मिलाकर कितने नंबर हो गए आपके? 100 नंबरों का। इस तरीके से जिसके अंदर देखिए ये जो 56 नंबर का मैटर है, इस 56 नंबर के अंदर आपके एक एक नंबर के 13 क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद में 14 से लेकर आपके 24 नंबर तक के जो हैं वो 2-2 नंबर के आते हैं। उसके बाद 25, 26 और 27 ये 3 नंबर के आते हैं। और उसके बाद में 27, 28 और 29 ये जो 3 क्वेश्चन बचते हैं जिसमें अथवा भी दिया जाता है, ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। इस तरीके से टोटल जो क्वेश्चनों का पैटर्न होता है वो 30 क्वेश्चन का होता है, जिसके अंदर मैप भी आता है। मैप के अंदर आपके एक वर्ल्ड का मैप आएगा 2 नंबर का, एक आपके भारत का है, एक राजस्थान का। इस तरीके से 3 मैप भी आते हैं, तो 6 नंबर के आपके इसके अंदर मैप भी आते हैं। ये एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिया गया है जो आपके बोर्ड पैटर्न का किस तरीके से है। तो जो 1 से 13 तक के जो छोटे क्वेश्चन हैं उनके अंदर ये बात है क्लियर की कि पहले चैप्टर की जिसमें हमने बात की मानव भूगोल का विषय प्रकृति और विषय क्षेत्र की, जिसके अंदर आपको मैंने बता दिया है कि मोस्टली डेफिनेशंस या उसके ऑथर पूछे जाएंगे, उनकी बुक्स पूछी जाएगी, विषय क्षेत्र के बारे में बात की जाएगी और 3 विचारधाराएं जो मैंने आपको बताई उनसे संबंधित क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 1 या अधिकतम 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। मोस्टली 1 नंबर का इसके अंदर क्वेश्चन पुटअप होता है। तो ये थी अपने बात पिछले चैप्टर की। अब अगला जो चैप्टर आता है, आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अगला चैप्टर जो ज्योग्राफी के अंदर दूसरा चैप्टर या दूसरी यूनिट है, वो यूनिट आपके सामने दे रखी है, विश्व की प्रमुख जनजातियां। मानव ने आज बहुत विकास कर लिया है, लेकिन फिर भी इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत से कुछ गिने चुने क्षेत्र मिलेंगे आपको जहां आज भी लोग आदिम अवस्था के अंतर्गत निवास करते हैं, अपना जीवन जीते हैं, जिनके बारे में हम इस चैप्टर में कुछ जनजातियां, जिसमें मोस्टली आपके 4 जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। एक आपकी एस्किमो जनजाति है, एक आपकी बुशमैन है, 2 भारत की जनजातियां दे रखी हैं, भील और गोंड जनजातियों के बारे में बात करेंगे। ये जनजातियां हैं क्या होती है जनजातियां? एक पर्टिकुलर देखिए इसका अर्थ क्या निकल के आता है। तो देखिए बिल्कुल सीधा और सटीक लिखा हुआ है, लोगों का वह समूह है, लोगों का वह समूह है जिनमें सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा, क्या कहा है देखो, लोगों का वह समूह है जो सामाजिक क्या है, जिसमें रीति रिवाज है उनके स्वयं के और सांस्कृतिक परंपराएं हैं। उन सामाजिक रीति रिवाजों और सांस्कृतिक परंपराओं द्वारा एक दूसरे से वो क्या है, घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। मतलब लोगों का एक समूह होता है जिनमें खुद के सामाजिक रीति रिवाज होती हैं, खुद की सामाजिक परंपराएं होती है। उन परंपराओं के माध्यम से वो सभी लोग आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए होते हैं। वो एक समूह होता है जो एक विशेष प्रकार के लोगों का होता है और वो लोग ही उसके अंदर शामिल होते हैं। वह लोगों का समूह है एक विशेष रूप से जो है वो क्या कहलाता है, एक जनजाति, क्योंकि उन लोगों का स्वयं के तो क्या है, रीति रिवाज पाए जाते हैं और सांस्कृतिक परंपराएं पाई जाती है। इसलिए लोगों का वह जो समूह है वो क्या कहलाता है, जनजाति कहलाता है। क्लियर है ये बात? आगे बात करते हैं विश्व की प्रमुख जनजातियों के बारे में। हमारे यहाँ चैप्टर में 4 जनजातियों के बारे में बात की थी, मैंने अभी आपको बताया। एस्किमो जनजाति है जो एक ठंडे प्रदेशों की, 4 जनजातियों की बात करेंगे जिसमें एस्किमो जनजाति बहुत ठंडे प्रदेशों के अंदर निवास करती है। दूसरी जनजाति आपके बुशमैन जनजाति है जो बहुत गर्म प्रदेशों या मरुस्थलीय प्रदेशों के अंदर निवास करती है। 2 जनजातियां भील और गोंड जनजाति जो मानसूनी प्रदेश है, भारत मानसून प्रदेश के अंदर निवास करती है। तो ये जनजातियां वातावरण के साथ किस तरीके से समायोजन करके रह रही है, निवास कर रही है। तो एक अनूठा उदाहरण पेश किया है मानव ने कि हम वातावरण को अपने अनुसार या हम वातावरण के अनुसार कैसे ढल सकते हैं और कैसे अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इस जनजाति में जैसे सबसे पहले बात करें एस्किमो जनजाति की, तो एस्किमो जनजाति जो शीत प्रदेशों के अंदर, देखिए यहां
आपको दिखाई देगा निवास क्षेत्र की बात करते हैं, जिसके अंदर निवास क्षेत्र देखिए आर्टिक और टुंड्रा प्रदेशों के अंदर। अगर मैं आपको बात करूं कि पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, ये भूमध्य रेखा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो अगर बात करें तो एक ये अक्षांश रेखा गुजरती है लगभग अगर माने तो 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बाद में यहां 90 डिग्री, ये जो नॉर्थ पोल हो गया, उत्तरी ध्रुव जो बिल्कुल अवास्य क्षेत्र है। अवास्य क्षेत्र का मतलब जहां मानव का निवास बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। यहां से लेकर 60 डिग्री और अगर इसको अपन थोड़ा सा बढ़ाएं तो 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्टिक। 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर अधिकतम 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ये जो बैंड हो गया इनका, ये वाला जो क्षेत्र है जहां सूर्य की किरणें बिल्कुल तिरछी या न के बराबर पहुंचती हैं, जहां बर्फ जमी हुई है, जहां क्या जमी है, बर्फ। आर्टिक, आर्टिक को आपको पता भी है कि उत्तरी ध्रुव को कहा जाता है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेशों के द्वारा ये आएगी आपका ये वाला क्षेत्र। तो ये जनजाति मूल रूप से आर्टिक और टुंड्रा प्रदेशों के अंदर, या क्यों कहें कि उच्च अक्षांशों के अंदर निवास करती है। इसीलिए यहां का जो वातावरण आपको दिखाई देगा आर्टिक प्रदेशों का, यहां टेम्परेचर तापमान माइनस में होता है, तेज शीत लहरें चलती हैं, बर्फीली आंधियां चलती हैं, किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति का यहाँ नामो निशान देखने को नहीं मिलता है। पूरे 12 महीने के लगभग 10 महीने तक पूरे आर्टिक प्रदेश और टुंड्रा प्रदेशों के अंदर बर्फ जमी रहती है, बिल्कुल ढका रहता है। ऐसी विपरीत जलवायु परिस्थितियों के अंदर भी मानव ने उन परिस्थितियों के अनुकूल अपने आप को कैसे ढाला है, और उसी का एक एग्जाम्पल है आपके सामने कौन सी जनजाति, एस्किमो जनजाति। कौन सी जनजाति, एस्किमो। बात करते हैं, सीधा अपनाते हैं एस्किमो। एस्किमो जनजाति का सीधा सा शाब्दिक अर्थ लिया गया है कच्चा मांस खाने वाला। क्यों? क्योंकि यहां इनकी एक ही मुख्य आर्थिक गतिविधि होती है और वो होती है शिकार करना, अर्थात आखेट करना, जो आगे चर्चा करेंगे अपन इसके अंदर। तो शाब्दिक अर्थ अगर पूछा जाए तो वो आता है कच्चा मांस खाने वाला। ध्यान रहे, छोटा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एस्किमो जनजाति का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो अब बताएंगे आपकी कच्चा मांस खाने वाला, इससे आपको पता चल जाएगा इनकी आर्थिक गतिविधियां क्या है। आगे बात करते हैं, एक लाइन और लिखी हुई है कि ये मंगोल प्रजाति से संबंधित है। आप आगे की क्लासों में पढ़ेंगे कि मानव को प्रजातियों में डिवाइड किया गया है, जैसे ग्रिफिथ टेलर है, कुछ और विद्वान है जिन्होंने प्रजातियों में डिवाइड किया है। उनमें एक प्रजाति आती है मंगोल प्रजाति। तो 2 क्वेश्चन यहाँ छोटे छोटे बन गए, एक तो शाब्दिक अर्थ हो गया कच्चा मांस खाने वाला, दूसरा आएगा मंगोल प्रजाति से संबंधित। अब ये लोग वातावरण के साथ अनुकूलन करके रहते हैं। अब वातावरण के साथ अनुकूलन करके रहे तो इनकी शारीरिक बनावट भी कुछ होगी। तो शारीरिक बनावट देखिए, दूसरा पॉइंट यहाँ लिखा हुआ आपके सामने, शारीरिक बनावट, जिसके अंदर देखिए इनका चेहरा कैसा मिलेगा, बिल्कुल सपाट, रंग पीला, पीलापन लिए हुए भूरे रंग के ये लोग होते हैं। इनका कद मीडियम साइज मंधला का जो होता है। नाक इनकी कैसी मिलेगी आपको, चपटी। मुंह कैसा होगा इनका, चौड़ा। क्यों चौड़ा? क्यों? इनके जबड़े जो हैं वो भारी होते हैं, मजबूत होते हैं। दांत इनके सफेद और चमकीले होते हैं। आंखें जो है इनकी बिल्कुल तिरछी और कत्थई रंग की होती हैं। ये इनकी शारीरिक बनावट है। क्यों है ऐसी इनकी शारीरिक बनावट? क्योंकि ये लोग उस विपरीत वातावरणीय परिस्थिति के अंदर निवास करते हैं और उन्होंने अपने आप को स्वयं को इस तरीके से चेंजेज कर लिया है। तो दूसरा पॉइंट हुआ इनका शारीरिक बनावट का। तीसरे की बात हमने कर ली है, निवास क्षेत्र आर्टिक और टुंड्रा प्रदेशों में पाए जाते हैं। आर्थिक क्रियाकलाप की बात की हमने, थोड़ा सा इसको बात किया, इसको यहाँ अटैच करेंगे कि कच्चा मांस खाने वाला, क्योंकि यहाँ किसी प्रकार की अगर कहें वनस्पति का अभाव पाया जाता है तो ये आग जलाने में असक्षम होते हैं। इसलिए ये सीधा ही जो शिकार करते हैं, शिकार करने के दौरान जो इनको कुछ प्राप्त होता है, ये सीधा ही उसको क्या करते हैं, कच्चे मांस के रूप में इनको खाते हैं। तो दूसरा ये आर्थिक क्रिया हो गई, जिसके अंदर आखेट मुख्य रूप से, और आखेट में भी इनमें मुख्य रूप से आप देखें तो ऋतुओं के अनुसार हैं, जिसमें एक तो आपके शीतकालीन आखेट आता है। कौन सा आखेट? शीतकालीन। और एक आता है आपके ग्रीष्मकालीन।
क्योंकि मैंने अभी कहा था कि 8 से 10 महीने तक बर्फ जमी रहती है, कुछ 1-2 महीने तक यहाँ ग्रीष्मकालीन ऋतु आती है या मौसम आता है जिसमें बर्फ का थोड़ा बहुत पिघलना होता है। कुछ छोटी वनस्पतियां वहां उग आती हैं 1-2 महीने के लिए, जिसके अंदर लाइकेन है, ब्लीचिंग, ऐसे कुछ छोटे पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वो उगाती हैं। तो उस दौरान ये कुछ शिकार करते हैं, जिसमें आपके मैंने बता दिया आपको 2 हैं इसके अंदर। इन शीतकालीन पद्धति जो आखेट करते हैं, इसके अंदर 2 पद्धतियों के नाम दिए हुए हैं। एक तो है साहब आपके माउपाक और एक आती है इतुरपाक। ये 2 इनकी शिकार करने की पद्धतियां कह सकते हैं, तरीके कह सकते हैं। तो देखिए सीधा सा माउपोक पर अगर आए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। सीधा सा अर्थ क्या होता है? प्रतीक्षा करना। माउ शीतकालीन आखेट की जो विधि है उसके अंदर 2 पद्धतियां चलती है, माउपाक और इतुरपाक। माउपाक का अर्थ है प्रतीक्षा करना, क्योंकि ये शिकार करने के लिए कई घंटों तक प्रतीक्षा करते हैं। एक विधि है जो आपको मैं डिटेल से आगे समझाऊंगा जब, लेकिन अभी शॉर्ट तरीके से अपन इसमें बात करते हैं कि शीतकालीन में 2 विधियों के नाम पूछे जा सकते हैं आपको कि कौन सी विधियां हैं, माउपाक और इतुरपाक। माउपाक का शाब्दिक अर्थ आपको मैंने बता दिया है कि प्रतीक्षा करना। ये इनकी मुख्य आर्थिक क्रियाएं हैं, ये इसी के द्वारा अपना जीवन यापन करते हैं। भोजन की बात करें, भोजन की यहां से अटैच कीजिए इसको। आखेट करने के लिए देखिए सबसे मैंने आपको बता दिया इनके जीवन में एक मछली होती है जिसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, और वो मछली है आपके सील मछली। कौन सी मछली? सील मछली। सील मछली से ये देखिए क्या क्या प्राप्त करते हैं, इसको भोजन मिलता है, चमड़ा मिलता है, हड्डियां मिलती हैं, मतलब मछली के प्रत्येक अंग को ये अपने उपयोग में लेते हैं। कोई भी जो पार्ट है या अंग है वो वेस्टेज नहीं छोड़ते हैं। सील मछली के अंदर जो चर्बी होती है, एक विशेष बात यहाँ है, चर्बी या जो वसा होती है, उस वसा का ये आग जलाने के लिए और त्वचा को सूर्य की किरणों से जो तेज चमक होती है उसको फटने से या उसको जलन होने से उसको बचाते हैं। ये तेलीय रूप में इसको यूज करते हैं, सील मछली की चर्बी। इसके अलावा भी कुछ जनजातियां जैसे ग्रीष्मकालीन की बात करें तो 2 महीने के लिए जब बर्फ पिघल जाती है तो कुछ छोटे खरगोश, हिरन, भालू आदि वगैरह का भी ये शिकार कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली जो शिकार करते हैं वो सील मछली का करते हैं। वस्त्र की बात करें तो मैंने भी आपको बताया कि सील मछली के शिकार करने के दौरान जो इसको चमड़ा प्राप्त होता है, उस चमड़े का प्रयोग ये वस्त्र बनाने के लिए, और वस्त्र के अलावा अपने घर में बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए भी ये सील मछली का। इसके अलावा जो भालू वगैरह है, रेंडियर है, इनका शिकार करते हैं तो उनसे भी जो चमड़ा प्राप्त होता है उससे भी ये वस्त्र बनाते हैं। वस्त्रों के इसके अंदर नाम भी है, आपको एक मिलेगा चैप्टर में दिया हुआ है, अनोहाक। जो एक्सकिमो की जो शर्ट नुमा होती है उस पर बाहदार एक जर्सी होती है, उस जर्सी को अनोहाक कहा जाता है। ये लोग बर्फ में चलने के लिए जूतों का भी प्रयोग करते हैं, जिनको जूतों को कार्मिक या मुकलुक्स के नाम से पुकारा जाता है, और इनके वस्त्र ऐसे इस तरीके से होते हैं। घर की बात करें तो घर एक बहुत ही छोटी क्लासों में आपने बहुत बार पढ़ा होगा, इग्लू। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? इग्लू। इसमें किसी प्रकार के पत्थर, लकड़ी आदि का कोई प्रयोग नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ बर्फ की चट्टानों से बना हुआ एक छोटा गोल गुंबद नुमा एक घर होता है, जो इनका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है इस इग्लू का। आगे बात करते हैं, कुछ शब्द और लिखे हैं मैंने। कयाक है, उमियाक है, एक हारपून है, एक स्लेज है। ये कुछ इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए कयाक का अर्थ है नाव, लेकिन ये जो नाव होती है ये छोटी नाव होती है। कैसी नाव होती है? छोटी। एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति इसको अधिकतम चला कर शिकार करते हैं, शिकार में काम में आने वाली। इसके बाद में उमियाक की बात करें तो ये बड़े शिकार, वेल मछली का भी ये लोग कई बार शिकार करते हैं। तो बड़ी मछलियों के शिकार करने के लिए जो बड़ी नाव का प्रयोग किया जाता है वो होती है आपके उमियाक। हारपून की बात करें तो एक भालानुमा एक हथियार होता है जो एक रस्सी से बंधा हुआ होता है, उस हथियार से ये मछली का या अन्य जानवरों का शिकार करते हैं, जो इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हथियार के रूप में काम में आता है। एक बात करते हैं स्लेज, जो बिना पहियों की एक गाड़ी होती है, जिसको आपको कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है
कि स्लेज को खींचने का काम कौन करते हैं, तो मोस्टली कुत्ते और रेंडियर, ये दो जानवरों का ये इनको पालते भी हैं। कुत्ते और स्लेज, कुत्ते और रेंडियर इस स्लेज बिना पहियों की गाड़ी को खींचते हैं, जो इनका परिवहन का सबसे बड़ा साधन है। तो देखिए इस तरीके से हमने इनके कुछ मोस्ट बातें की हैं। एस्किमो जनजाति का इनका शाब्दिक अर्थ है, किस प्रजाति से संबंधित है, इनकी शारीरिक बनावट क्या है, निवास क्षेत्र क्या है, आर्थिक क्रियाएं जिनके अंदर आखेट में मैंने आपको बता दिया, शीतकालीन ग्रीष्मकालीन, माउपोक वितुलपोक है, भोजनशील मछली के बारे में, वस्त्र के बारे में बात की है, अनोहाक घर हो गया, इग्लू, कयाक नाव के बारे में हो गया, उमियाक हो गया, हारपून हो गया, स्लेज हो गया, स्लेज के बारे में हमने। तो इस तरीके से ये शॉर्ट तरीके के अंदर आपको एक मैटर है जो एस्किमो जनजाति के बारे में बात करते हैं। बाकी बात करते हैं अभी आगे चैप्टर में। ठीक है।